जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 99वें रामसर स्थल का दर्जा किसे मिला है? यानी भारत का 99वां रामसर साइट कौन बना है? आंसर हो जाएगा सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य या सेखा लेक वर्ल्ड सेंचुरी को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है और ये भारत का 99वां रामसर साइट हो गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट बना है। ठीक है। इससे पहले फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा जिले में है और गुजरात के छारी ढांड जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है, इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। दिसंबर 2025 में राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। दोस्तों अब हम समझते हैं कि रामसर स्थल क्या होते हैं। तो रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? तो ऐसा स्थान जहां पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, जैसे कोई झील हो गई और तालाब हो गया, तो इसे आर्द्रभूमि बोला जाता है। ठीक है। तो रामसर स्थल में आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है यानी वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। देखिए 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक संधि हुई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जिसे रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि बोला जाता है। हाल ही में घोषित किए गए रामसर स्थल की बात करें तो गोगावील झील ये कटिहार बिहार में है, गोकुल जलाशय ये बक्सर जिला बिहार में है, उदयपुर झील ये पश्चिम चंपारण जिला बिहार में है और खीचन वेटलैंड साइट ये फलौदी और जोधपुर राजस्थान में है, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये उदयपुर राजस्थान में और सक्कारा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, उधवा झील झारखंड में, खेचो पलरी वेटलैंड ये सिक्किम में और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये तिरुपुर तमिलनाडु में स्थित हैं। ये हाल ही में घोषित किए गए कुछ इंपॉर्टेंट रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी अरुण्याक घोष भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा 95वें। तो दोस्तों भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरुण्याक घोष। तो कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी अरुण्याक घोष भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में अपना अंतिम और तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। अरुण्याक घोष पश्चिम बंगाल के 12वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं हाल ही में? मयंक चक्रवर्ती और ये असम राज्य के हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। मुंबई के आरब डेंगला भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर हैं। 92वें ग्रैंड मास्टर हैं आर्यन वार्ष्णेय। मध्य प्रदेश के 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दिव्या देशमुख जो हैं वो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? वो हैं दिव्या देशमुख। अच्छा दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हैं? नॉर्वे शतरंज 2025 प्रतियोगिता को मैग्नस कार्लसन ने जीता है जो कि नॉर्वे के हैं। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्या देशमुख ने 2025 का फिडे महिला शतरंज विश्व कप भी जीता था। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने 2026 फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित
टोबैको एंड वेप्स बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना। तो दोस्तों, ब्रिटेन की संसद ने एक ऐतिहासिक टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया है जिसका उद्देश्य है धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना। तो इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कभी भी कानूनी रूप से तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिन लोगों का जन्म 1 जनवरी 2009 या उसके बाद हुआ है तो वो लोग कानूनी रूप से कभी भी तंबाकू प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा बिल है ब्रिटेन के इतिहास में, यानी कि अब तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए बैन लगाया गया है जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 या उसके बाद हुआ है। तो यह कानून 1 जनवरी 2027 से प्रभावी हो सकता है। हर साल तंबाकू खरीदने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 1 साल बढ़ती जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। इस बिल के तहत ई सिगरेट यानी वेप्स के स्वाद, पैकेजिंग और बिक्री को भी सख्त नियंत्रित किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मालदीव ने 1 नवंबर 2025 को इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया था। तो मालदीव 1 नवंबर 2025 से तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। बात करें अगर हम यूनाइटेड किंगडम की, तो इसकी कैपिटल है लंदन और यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं चार्ल्स तृतीय। प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी के हैं और उप प्रधानमंत्री हैं डेविड लेमी। करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है और यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना हुआ है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन है नादेंडला भास्कर राव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उन्होंने बीजेपी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाकी दोस्तों, जो नादेंडला भास्कर राव हैं वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका निधन 22 अप्रैल 2026 को हुआ है और भास्कर राव की आत्मकथा है वॉन्डिंग विथ डेस्टिनी। तो ये 3 कथन तो उनके बारे में सही हैं। उनका निधन अभी 22 अप्रैल 2026 को ही हुआ है और वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनकी जो आत्मकथा है वो है वॉकिंग विद डेस्टिनी। बाकी उन्होंने बीजेपी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि जो टीडीपी पार्टी है उसके गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सह संस्थापक नादेंडला भास्कर राव का 22 अप्रैल 2026 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1984 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उनकी सरकार केवल 31 दिनों तक चली थी। 1982 में तेलुगु देशम पार्टी के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी जो आत्मकथा है वो है वॉकिंग विथ डेस्टिनी। ये उनकी आत्मकथा जरूर याद रखिएगा। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं तो महान गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। असम के फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा का निधन हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल के रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का निधन हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हुआ है। अमेरिकी पर्वतारोही जिम वेटकर का निधन हुआ है। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है। बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हुआ है। रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजय पत सिंघानिया का निधन हुआ है और यक्षगान कलाकार सूरी कोमेरू के गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कब तक लॉन्च होने के लिए तैयार है? आंसर हो जाएगा इसका 2026 के अंत तक, यानी कि 2026 के अंत तक नासा का जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है ये लॉन्च हो सकता है। यह टेलीस्कोप हबल की तुलना में, यानी जो हबल टेलीस्कोप है इसकी तुलना में 100 गुना बड़े दृश्य क्षेत्र के साथ 1000 गुना अधिक तेजी से ब्रह्मांड का मानचित्रण करेगा। इसका जो मुख्य दर्पण है वो 2.4 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप होगा और ये अंतरिक्ष की तस्वीरें कैप्चर करेगा। इसका उद्देश्य डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करना। इसमें कोरोनोग्राफ है जो तारों की रोशनी को रोककर सीधे ग्रहों को देख सकता है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट 2 से संचालित होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक रक्त केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। तो दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में एक लक्ष्य निर्धारित किया है और भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि दिसंबर 2026 तक देश के हर जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित किया जाए, जिससे रक्त समय पर मिल सके लोगों को। तो दोस्तों, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें ये पाया गया कि देश के 10% जिले ऐसे हैं अभी भी जहां पर ब्लड सेंटर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2026 तक देश के हर जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित किया जाए। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य डिस्कस करते हैं तो नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है 2026 का, वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्यूमेन नदी पर बनने वाला नया सड़क पुल किन 2 देशों के बीच है? आंसर हो जाएगा इसका रूस और उत्तर कोरिया। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया और रूस ने 21 अप्रैल 2026 को ट्यूमेन नदी पर बने अपने पहले सीमा पार सड़क पुल को जोड़ने के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया था और ये जो पुल है ये 19 जून तक पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। यह पुल रूस के खसान और उत्तर कोरिया के तुमनगंग के बीच में स्थित है। यह पुल दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और मानवीय आदान प्रदान में भारी वृद्धि करेगा। दोस्तों, ट्यूमेन नदी की अगर हम बात करें तो यह 521 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि चाइना, उत्तर कोरिया और रूस की सीमाओं के बीच बहती है और अंत में जापान सागर में ये मिलती है। यह नदी चीन और उत्तर कोरिया की सीमा पर स्थित चंगबाई पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के किन राज्यों के लैंडफिल मीथेन सुपर प्रदूषकों में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, लैंडफिल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो लैंडफिल किसी भी शहर के बाहर ऐसा स्थान होता है जहां पर कचरा डाला जाता है और उसको मिट्टी से दबाया जाता है। अब यहां से बहुत सारी मीथेन गैस निकलती है। तो हाल ही में तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो लैंडफिल हैं उन्हें मीथेन सुपर प्रदूषकों में शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के द्वारा जारी की गई है, जिसमें दुनिया भर के 25 ऐसे लैंडफिल पहचाने गए हैं जहां पर मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो 18 देशों के 25 लैंडफिल की पहचान हाल ही में की गई है। तो इसमें हमारे देश की तेलंगाना और महाराष्ट्र के लैंडफिल भी शामिल किए गए हैं। तो जो तेलंगाना का जवाहर नगर हैदराबाद लैंडफिल है, यहाँ पर 5.9 टन प्रति घंटा मीथेन का उत्सर्जन होता है और इसके साथ ही ये चौथे स्थान पर है। और महाराष्ट्र के कांजूर मार्ग मुंबई लैंडफिल में 4.9 टन प्रति घंटा मीथेन का उत्सर्जन होता है, तो ये 12वें स्थान पर है। ठीक है, और जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का लैंडफिल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर प्रति घंटे 7.6 टन मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक आर्थर लॉ को 2026 के लिए किस सम्मान हेतु नॉमिनेट किया गया है? तो उन्हें यंग ग्लोबल लीडर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक और प्रबंध प्रमुख आर्थर लॉ को 2026 के लिए विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। यह सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के उन लीडर्स को दिया जाता है जो व्यवसाय, सार्वजनिक नीति और साइंस और इसके अलावा सामाजिक प्रभाव के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं, जैसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज काबे मदानी, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी, मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार विलियम डेल रिम्पल, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी ममता कालिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु
ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अंदर, ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन, ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले और ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डा को प्रदान किया गया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए DRDO ने गृह मंत्रालय को किस AI आधारित सिस्टम सौंपा है? आंसर हो जाएगा प्रज्ञा। तो दोस्तों, भारत की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए DRDO के द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक आधुनिक सैटेलाइट सिस्टम सौंपा है और इसका नाम रखा गया है प्रज्ञा। इसको आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को चुस्त और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से डेवलप किया गया है। इस सैटेलाइट सिस्टम की मदद से गृह मंत्रालय को तत्काल निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को देश के संवेदनशील इलाकों की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, DRDO और भारतीय नौसेना ने गोवा के तट पर एक स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 के 4 सफल फ्लाइट रिलीज ट्रायल पूरे किए हैं। इसके माध्यम से समुद्र के बीच तैनात नौसैनिक जहाज़ों पर जरूरी सामान पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप नोट कर लें, स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। और दोस्तों, यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करिएगा इसके लिए। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिलेंगे, तो कॉम्बो पैक भी जाकर के आप प्राप्त कर लीजिएगा, जहां पर आपको 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो हर रोज़ इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। जैसे 22 अप्रैल को अमित, बादल, हरीश, ऋषभ, ब्रजेश, अमित, अर्जुन, रजनीश, विनीता, दीप, ये सभी टॉप 10 रहे हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो मिल जाती हैं, तो इनको जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। जॉन टर्नस किस कंपनी के CEO बने हैं? एप्पल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे मिला है? इरोरो तांसी, बोरेम किम और सारा फिंच को। पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लेनेट। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे के उपयोग पर बैन लगाया है? अश्वगंधा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। 21 अप्रैल 2026 को किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? जापान। CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की अपनी पहली यात्रा पर गए हैं? ब्रिटेन। भारतीय पैरालंपिक समिति ने किस संस्था के साथ मिलकर पैरा एलन पहल शुरू की है? फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2026 में कितनी होने का अनुमान है? 6.4%। समृद्ध ग्राम पहल को WSIS पुरस्कार 2026 के लिए किस श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? अनुकूल वातावरण। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र डिस्कस करेंगे। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है अहमदाबाद, परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई, पृथ्वी विज्ञान केंद्र त्रिवेंद्रम, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता, परमाणु ईंधन परिषद हैदराबाद, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था बोध गया, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बोध गया बताया हुआ है। आज आपको बताना है कि कीर स्टारमर किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर जाकर के आप हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।